नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा एक राजनीतिक मुद्दे की, बिहार में बदलते समीकरणों की। बिहार विधान परिषद के 7 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवारों का चयन तमाम दलों ने कर लिए हैं। खास करके जो बिहार के बड़े दल हैं, जिसमें भाजपा, राजद और जदयू, तीनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। राजद ने तो नॉमिनेशन भी करवा लिया है। जदयू से जो उम्मीदवार आए हैं उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने पहले भी आपको दी है। आफाक अहमद खान और रविंद्र सिंह का नाम है। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो हरीश सहनी और अनिल शर्मा का नाम आया है। महागठबंधन से आपको जानकारी है, अशोक पांडे, कारी शोएब और मुन्नी देवी का नाम है। अब यहाँ पर समझना यह होगा कि समीकरण क्या कहते हैं। जो जातीय समीकरण की बात कर लें या पहले जो उम्मीदवार 7 सीटों पर थे उस वक्त क्या सोचा गया था, और इस वक्त जब उम्मीदवारों का चयन किया गया है तो बिहार की सियासत ने क्या रुख बदला है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, जो 7 सीट खाली हुए, जो उम्मीदवार थे वो किस कैटेगरी से थे, किस बिरादरी से थे, क्या समीकरण था? देखिए, 7 सीटें जो थी, जो खाली हुई है, उसमें 3 सीट पर मुस्लिम थे विधान पार्षद। उसके बाद 1 सीट पर कुशवाहा बिरादरी के थे और 1 सीट पर राजपूत बिरादरी के थे। तो ये जो मैंने 5 गिनाए, 5 लोगों के नाम, तो वो पांचों जेडीयू में थे, जिसमें रोजीना नाजिस, कमरे आलम और गुलाम रसूल बलियावी, ये तीनों मुस्लिम हो गए। और रणविजय कुमार सिंह, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं। और सीपी सिन्हा और चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। तो ये पांचों जेडीयू के थे। और 2 लोग जो थे उसमें एक मुकेश सहनी तो वीआईपी पार्टी के थे, लेकिन उनको बीजेपी ने अपने कोटे से विधान परिषद भेजा, एकोमोडेट किया था उनको। और अर्जुन सहनी फुल टर्म में थे, वो बीजेपी कोटे से थे। मुकेश सहनी का जो था वो सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने की वजह से जो वैकेंसी हुई थी उसको भरने के लिए मुकेश सहनी को उस पर भेजा गया था। तो उनका कार्यकाल बहुत छोटा सा था। अब वो न सरकार में है न इस पद पर रह गए। तो 2 सहनी, 3 मुस्लिम, 1 राजपूत और 1 कुशवाहा, ये 7 सीटों का जो गणित है, जातीय गणित, वो इस तरह था। अब जिन लोगों को सीट दिया गया है, जिन लोगों को टिकट मिला है, उसमें से बीजेपी ने तो हरीश सहनी को दिया, तो 1 सहनी को कम्पनसेट किया उन्होंने। हरीश सहनी पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और 15 में चुनाव भी लड़े थे। और उसके बाद वो 20 में भी उनको टिकट मिलना तय था, लेकिन तालमेल की वजह से जो वीआईपी के साथ जो तालमेल हुआ था उसमें वो टिकट वीआईपी के पास चला गया था। तो इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो हरीश सहनी पुराने कार्यकर्ता हैं, तो 2 सहनी की जगह पर 1 सहनी को तो मिल ही गया है। दूसरा जो अनिल शर्मा को मिला है, वो भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जहानाबाद इलाके के रहने वाले हैं। और उनको वो पहली बार वो विधान परिषद जा रहे हैं, तो वो भूमिहार बिरादरी से आते हैं। तो ये बीजेपी का जो जाति गणित है वो यहाँ आपको मैंने बताया। और दूसरा जो जेडीयू का है, तो जेडीयू में जो रविंद्र कुमार सिंह, जो मुख्य ये राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, उनको भेजा गया है, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। और दूसरे जो आफाक अहमद, जो मुख्यालय प्रभारी हैं, वो तो मुस्लिम हैं। तो उनका ये जातीय गणित इस तरह से है। और आरजेडी का जो है वो पहले ही घोषित हो चुका है, उसमें मुन्नी देवी जो है वो धोबी बिरादरी से आती हैं। और अशोक पांडे हैं, वो ब्राह्मण हैं, रोहतास इलाके के रहने वाले हैं। मुन्नी देवी बख्तियारपुर इलाके की रहने वाली हैं। और कारी शोएब जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, वो मुस्लिम हैं। तो कुल मिलाकर के इस जो 7 सीटों की जो वैकेंसी हुई थी, उसमें इस जो 3 मुस्लिम थे एक ही पार्टी से, उसमें 3 तो उस पार्टी से नहीं जा पाए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो 3 के जगह पर 2 मुसलमान जा रहे हैं विधान परिषद में। अब रही बात बाकी के लोगों के, राजपूत बिरादरी के लोगों की और कुशवाहा, तो वो कंपनसेट नहीं हो रहा है, वो तो दूसरे लोग जा रहे हैं। तो इससे ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो पूरा जो जातीय गणित है, कैसे वो घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है। अभी इस बार बीजेपी ने एक भूमिहार और 1 सहनी को दिया है। आरजेडी ने 1 ब्राह्मण को दिया है, 1 मुस्लिम को, 1 दलित महिला को दिया है।
उधर आप इसको देखेंगे, जेडीयू को देखेंगे तो जेडीयू ने एक कुर्मी और एक मुस्लिम को दिया है। लेकिन इस चुनाव का सबसे रोचक पहलू यह है कि इसमें एक तो लेफ्ट की जो दावेदारी थी वो ख़त्म हो गई, लेफ्ट को चाहिए एक सीट चाहिए था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस लगातार ये मीडिया में, आज भी सुबह तक ये खबर मीडिया में चलाई जा रही थी, कुछ लोग इसको चला रहे थे कि कांग्रेस कैसे खेल इसमें बिगाड़ेगी और उसके लोग उसके संपर्क में इतने लोग हैं, विधायक उनके एक जो प्रवक्ता हैं असितनाथ तिवारी, उनकी ओर से कहते हुए सुना गया था कि हमारे संपर्क में 15-16 विधायक हैं। जब बड़ा सवाल सर ये है कि अभी जाति की चर्चा हम लोगों ने कर ली है कि सब ने अपने अपने हिसाब से तैयारी कर ली। भाजपा तो वैसे भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से हमेशा परहेज करती दिखाई पड़ती है, लेकिन जदयू में 3 की जगह अब ऐसे तो उनका मौका ही 2 का मिल रहा है, वो भी एक सहयोग से ही करना पड़ेगा। तो एक का ही मौका मिला, अगर 2 का मिल रहा था तो दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में क्या दिक्कत थी? गुलाम रसूल बलियावी को दरकिनार करने का कारण क्या रहा होगा? देखिए, एक तो है कि गुलाम रसूल बलियावी की जगह पर उन्होंने जिनको भेजा है, दोनों गुलाम रसूल बलियावी भी नीतीश कुमार के खासम खास हैं और उनके प्रति कमिटेड लोग हैं। मैंने आप उनको नीतीश कुमार का हनुमान भी लोग कहते हैं उनकी पार्टी में। और उसी तरह डॉक्टर ये आफाक अहमद जो हैं, आफाक अहमद भी नीतीश कुमार के खास मुख्यालय प्रभारी हैं और मणिपुर के भी प्रभारी हैं। मणिपुर में जो पार्टी जीती वगैरह थी वहाँ पर, तो उसमें उनका अहम रोल था। तो वो भी मजबूत आदमी है। जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत कोई बुरा नहीं है कि बलियावी को छोड़ कर के आफाक को क्यों लाया गया। दोनों ही बराबर ये वेट वाले लोग हैं, तो इसलिए चांसेस इनके पास ये था, दो को तो भेज नहीं सकते थे, एक ही को भेजना था। दूसरी बात यह है कि एक जो बहुत जो कमिटेड कार्यकर्ता लोग हैं उनको भी इस बार ध्यान रखा गया। सब कुल मिलाकर के सभी पार्टियों में, तीनों पार्टियों ने इस बात का ध्यान रखा है। जैसे रविंदर कुमार सिंह को भेजा गया है, तो पार्टी के बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं, लंबे समय से पार्टी और संगठन का काम देखते हैं। तो वो संगठन के काम के लिए जाने भी जाते हैं, तो उनको इस पर मौका दिया गया है जेडीयू की ओर से। ये पैराशूट उम्मीदवारी जो अक्सर हुआ करती थी, अचानक से किसी का नाम सामने आ जाता था, अब उस परंपरा को बदलने की कोशिश हो रही है बिहार में, क्योंकि राज्यसभा से लेकर के अभी तक के चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो पार्टी में जो कार्यरत हैं, जो चाहे संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को उठाकर दल जो है सामने लाने की कोशिश कर रही है, या अभी भी बस एक समय के हिसाब से ये बस फैसला लिया गया? एक चीज़ ये है कि जो गौर करने वाली बात है कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं आएंगे, इस बार नहीं आए तो आगे नहीं आएंगे, ये ऐसा नहीं है। पैराशूट उम्मीदवार आते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। खास करके जो सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं उनमें ये उनके लिए मजबूरी है कि पैराशूट उम्मीदवार उतारना, तो वो तो होता रहेगा। हाँ, इस बार ये हुआ है कि प्रायः जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से उन्हीं को दिया गया है, और वो कम जुड़ाव हो अधिक जुड़ाव हो ये अलग बात है, लेकिन पार्टी से जुड़े हुए लोग ही हैं उसमें। अब मान लीजिए कि आरजेडी के बारे में कहा जाता है कि जैसे मुन्नी देवी को दे दिया गया तो उनका कोई बहुत पार्टी में बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन पार्टी के धरना प्रदर्शन में आकर के और बैठना और लालू यादव, हाँ, और वहाँ और राबड़ी देवी की आवाज़ के सामने आकर के बैठ जाना किसी भी मौके पर, तो ये सब था। अशोक पांडे जो हैं उनसे लालू यादव का पारिवारिक जुड़ाव है। उनके पिताजी डॉक्टर शिवचंद पांडे हैं, वो भी उनसे लालू यादव से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उसी का रिवार्ड उनको मिला है। तो ये है कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, एकदम अचानक कोई नया नाम नहीं आया है। जैसे कि पिछली बार जो राज्यसभा का हुआ था उसमें एडीएन सिंह का नाम आया था, तो एडीएन सिंह को कोई नहीं उम्मीद कर रहा था कि वो आरजेडी के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बार ये लग रहा है कि क्योंकि तो आगे अब लोकसभा का चुनाव भी 24 में है, तो थोड़ा लोगों को ध्यान भी रखा गया है कि ऐसे लोगों को दिया, पार्टी से जुड़े हुए कर्मठ लोगों को दिया जाए जो पार्टी के लिए काम करते हैं। एक सवाल और है, महागठबंधन के इतर जो एनडीए के तालमेल की बात हमेशा होती रहती है, तो क्या इस बार जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, एक दिन के आगे पीछे किया गया, क्या दोनों ने तालमेल करके दिया है या अपने अपनी पार्टी का सोचा है? क्या लगता है, जो आप इसमें पूरा फैक्टर देख रहे हैं, कास्ट जो समीकरण देख रहे हैं, उस हिसाब से क्या लगता है? आप जो इसमें क्या कहते हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो उनके कोर वोटर हैं। एक तरह जैसे कि भूमिहार अनिल शर्मा,
उसी तरह हरी सहनी। तो जहाँ से हरी सहनी है उस इलाके में सहनी बीजेपी के प्रभाव में ज़्यादा है, उसके बाद जो बचते हैं वो जेडीयू के प्रभाव में है। तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपने वोटर को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया है, अपने वोटर को एड्रेस किया है, इसलिए इन दोनों को दिया है। तो ये देखा जाए जैसे कि अनिल शर्मा आपने कहा ब्राह्मण है, भूमियार है, हरीश सहनी ये किन कैटेगरी से आ रहे हैं, मुसहर से आते हैं या मल्लाह से आते हैं? नहीं, ये मल्लाह है। मल्लाह है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रविंद्र सिंह ये कुर्मी है, और अफाक अहमद मुसलमान है। तो यहाँ से मुस्लिम का हो गया, यहाँ से आपने अपने कुर्मी को दिखाया, अपने मल्लाह को दिखाया, फिर आपने सवर्ण को दिखाया। तो ये चारों मिलकर के तमाम बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, सबको छू रहे हैं। हाँ, थोड़ा जो मैंने कहा ना कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इन लोगों की, जेडीयू की और बीजेपी की, उसको ये लोग एड्रेस इस उम्मीदवारी से उसको एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं जी। अब इस चीज़ में एक चीज़ और जोड़ा जाए सर, क्योंकि अभी जो बात हुई इसमें जो भी आप उम्मीदवार देख रहे हैं वो राजद के हैं, भाजपा के हैं या फिर जदयू के हैं, लेकिन इसके इतर जिनका थोड़ा बहुत सहयोग लिया जाएगा, उन दलों की बार्गेनिंग के पावर को ख़त्म कर दिया गया है मेरे ख्याल से। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी एक बार पूछ दिया गया था हाल ही में इस चुनाव को लेकर ही कि जीतन राम मांझी सीट मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा मांगने वाले तो मांगते ही रहते हैं। और अब ये तीनों दल, कांग्रेस को राजद भाव नहीं दे रहा है और बाकी दल में कोई छोटे छोटे दलों को पूछ नहीं रहा है। मुकेश सहनी को ऐसे ही दरकिनार कर दिया गया, निकाल दिया गया, भगा दिया गया, ये स्थिति हो गई। तो क्या समझा जाए यहाँ पर कि अब छोटे दल के खत्म होने का वक्त आ गया है, या पॉलिटिक्स इस तरह की हो रही है कि छोटे दल को दबा दिया जाए? अभी की स्थिति में न तो जीतन राम मांझी बार्गेन करने की पोजीशन में है, न कांग्रेस बार्गेन करने की पोजीशन में। कांग्रेस ने अपना साख खो दिया है। 3 उपचुनावों में, कुशेश्वर स्थान, तारापुर और बोचहा के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना साख खोया है। अब वह भरोसे के लायक नहीं रह गया कांग्रेस। और इस चुनाव में जो लगातार ये मीडिया में हाइप किया जा रहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके खेल खराब करेंगे, चौथा उम्मीदवार उतारेंगे, तो एक तो ये जो लोग ये खबर चला रहे थे उनकी भी विश्वसनीयता पर सवाल है, और जो लोग चलवा रहे थे उन पर तो है ही। अब मान लीजिए कि 3 उपचुनावों में कांग्रेस ने ये दिखाने के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए कि हम भी कुछ हैं, लेकिन हुआ ये कि उनके उम्मीदवार 1000 से ऊपर वोट नहीं ला पाए, और वहाँ कोई चुनाव प्रचार करने तक के लिए नहीं गया। बोचहा में तो कोई बीच चुनाव में उनका तंबू का नाश सब उखड़ गया। तो और विधान परिषद के चुनाव में जो ये कहा जा रहा था कि लेफ्ट के साथ, लेफ्ट ने कभी नहीं कहा कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ये और जो लोग खबर चला रहे थे उन लोगों ने भी इसको वेरीफाई नहीं किया। तो आप किसी के कहने पर इस तरह की खबरें चलाते हैं और कुछ लोग जो चलवाते हैं, तो भरोसा तो ऐसे भी टूटता है। इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस नहीं हैं अपने मिशन में। कांग्रेस को लेकर के जो मैं कह रहा हूँ को कांग्रेस ने अपना भरोसा खोया है और विश्वास खोया है लोगों का, अपने गठबंधन के साथियों का। तो उसकी वजह यह है कि आप जो कुछ करते हैं वह जमीन पर दिखता नहीं है। आप अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। होता चर्चा ये होती है कि चाहे तो कोई लेन देन के तहत किसी को आप खड़ा कर दिए, या यह तय हो गया किसी कमज़ोर आदमी को उतार दिए, यह तय हो गया कि जो ऊपर से आएगा उसका हम लोग उसका हिस्सा बांट लेंगे। तो ये पूरी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के लिए बहुत हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। तो इस पूरे चुनाव में जो विधान परिषद का चुनाव 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें एक मैंने पहले ही कहा था कि जो रोचक पहलू है वह कांग्रेस वाला है कि कांग्रेस ये लगातार प्रचार करवाती रही कि हम लड़ेंगे और ये हमारे साथ संपर्क में इतने लोग हैं, वो हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गया है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भी आप इस चुनाव से संबंधित सियासी समीकरणों को समझ रहे थे, जातीय समीकरण को समझ रहे थे कि कैसे हर एक दलों ने अपने उम्मीदवार के चयन के दौरान सारी चीज़ों को देखा है। इसके साथ ही साथ अब यह समझ लीजिए कि अभी तक किसी अन्य दल ने कोई उम्मीदवार उतारने का प्लान भी नहीं किया है और उतारने भी नहीं जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सर वोटिंग की भी नौबत नहीं आएगी। निर्विरोध चुना जाना तय है। जी, निर्विरोध चुना जाना तय है। लेकिन बिहार की सियासत थोड़ी थोड़ी बदलती दिखाई पड़ती है, सोच बदल रहे हैं और पार्टी के वर्कर्स को भी अब जो है तोहफा मिलने सा लगा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।